नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा था। आज हम लेने जा रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत दूर का एनवायरनमेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती, इसीलिए इसे रिमोट एनवायरनमेंट कहते हैं। काफ़ी लोग इसे जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट केवल आपके फर्म को ही नहीं, इनफैक्ट ऑल द इंडस्ट्री मेंबर्स, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं इंडस्ट्री में और बायर्स, सभी पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। इसीलिए इसे जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो बहुत जनरल एलिमेंट्स हैं इसमें। आप देखिए, आपकी बुक में मैक्रो एनवायरनमेंट को कभी रिमोट एनवायरनमेंट या कभी जनरल एनवायरनमेंट भी कहा हो सकता है। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए कोई एक्रोनिम देखते हैं। तो बहुत पॉपुलर एक्रोनिम है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। पहले इसे पेस्ट कहा जाता था, PEST, लेकिन लेटर ऑन इसमें 2 लेटर और ऐड कर दिए और अब ये हो गया पेस्टल। हम नेक्स्ट वीडियो में पेस्टल मैट्रिक्स को भी आपको बताएंगे, जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक टूल है, एक टेक्निक है। तो पेस्टल वर्ड कैसे बना है? पेस्टल इज़ एन एक्रोनिम जो बना है 6 लेटर से। सबसे पहला लेटर है P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, देन नेक्स्ट लेटर इज E, दैट इज इकोनॉमिकल, देन नेक्स्ट इज S रेफर्स टू सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, देन नेक्स्ट इज T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन नेक्स्ट L स्टैंड्स फॉर लीगल एनवायरनमेंट, एंड फाइनल E रेफर्स टू ग्रीन एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, our surrounding, our planet, our ecosystem. So these 6 letters are very important in macro environment, and we need to understand all these points very clearly. Now there are 2 more environments that has been discussed in your book, that is demographic environment and global environment. वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम सभी पॉइंट को लेंगे और उसके अंदर समझेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्रो एनवायरनमेंट रिमोट एनवायरनमेंट होता है, दूर का एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। लॉन्ग टर्म में इसके प्रभाव देखने को आते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का अर्थ है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल सिचुएशन से, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, वहाँ की गवर्नमेंट से, एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है उस कंट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। इस पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए हैं जो आपकी बुक में भी हैं। सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट, सेकेंड है लीगल, एंड थर्ड इज़ पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल को 3 पार्ट में आपकी बुक में समझाया गया है, और सबसे पहला जो है गवर्नमेंट, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में बिजनेस को रेगुलेट करती है, उसको चलाने के लिए जो रेलिवेंट लॉज होते हैं वो प्रिपेयर करती है। तो कोई भी गवर्नमेंट की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स। जब आपके एक चैप्टर आएगा पॉलिसी के ऊपर, तब हम उसे और डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गिव्स डिटेल्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक से कहाँ से पैसा हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेशन, एंड फाइनली उसको किस तरह से हम अलोकेट करेंगे, स्पेंड करेंगे इन डिफरेंट सेक्टर्स फॉर द जनरल पब्लिक। तो ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी है। इंडिया में मॉनिटरी पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंट्रोल करती है जिसे RBI बोलते हैं, लेकिन RBI कम्स डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इज डेफिनेटली ऑन द मॉनिटरी पॉलिसी। देन फर्दर एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। इसी तरह से आप बोल सकते हो मेक इन इंडिया पॉलिसी। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया में, वो एक पॉलिसी लेके आए थे, मेक इन इंडिया। सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, many other policies this government has brought into the focus, and these policies have general impact on business.
आप एक और चीज़ अच्छी तरह जानते हैं कि पहले एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसे अब गवर्नमेंट ने नीति आयोग बना दिया। ये बात भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नीति आयोग जो है काम उसका वही है पहले जो था, लेकिन एक तरह से रीस्ट्रक्चरिंग है, नए सिरे से पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है और नीति आयोग बनाया गया है। तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखें। नाउ गवर्नमेंट के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं लीगल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लीगल लॉज जो भी गवर्नमेंट होती है वो बिल्स लेके आती है पार्लियामेंट में, पहले लोअर हाउस में देन अपर हाउस में। ये इंडिया में एक सिस्टम है एज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि पहले आप लोअर हाउस में यानी लोकसभा में बिल रखते हो और वहाँ पर उस पर डिबेट होती है, अमेंडमेंट्स होते हैं, फाइनली वहाँ से पास होके वो अपर हाउस दैट इज़ राज्यसभा वहाँ पर जाता है और वहाँ पर फिर से डिस्कशन होता है और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाके वो एक लॉ का फॉर्म लेता है। आप सभी को ये प्रोसेस अच्छी तरह पता है कि किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क बनता है। तो आपने जितने भी लॉज देखे हैं, कंपनी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेबर लॉज एंड वेरियस अदर लॉज, ये सभी लॉज गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पास करवा के फाइनली राष्ट्रपति के पास भेजती है, प्रेसिडेंट के पास भेजती है एंड वहाँ से वो बिल एज ए लॉ इफ़ेक्टिव होता है। तो ये हो गया लीगल फ्रेमवर्क। बिजनेस को काम करने के लिए एक लीगल एनवायरनमेंट, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन कम्स पॉलिटिकल। यहाँ पे पॉलिटिकल कहने का अर्थ डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप से है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, स्मॉल पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो बिज़नेस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर बना के रखते हैं कि कोई भी बिज़नेस अनएथिकल काम ना करे, मॉरलिटी के साथ काम करे, लाइक चाइल्ड लेबर, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, मैनी अदर एविल्स वो ना हो। इसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप डिफरेंट बिजनेसेस पे कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं और उनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद की जा सकती। आप देख सकते हैं नाउ डेज इंडो चाइना जो टेंशन है उसको देखते हुए पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बहुत एक्टिवेटेड हैं और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के लिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट की बिक्री को रोकने के लिए, बाज़ार में उसके उपयोग को रोकने के लिए काफ़ी एजिटेटेड है। तो ये भी एक प्रेशर है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है उस पर कंटिन्यूस प्रेशर बना रहता है। अगर वो उस स्थान का, उस प्लेस का, वहाँ के लोगों का रेस्पेक्ट नहीं करती है, वहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखती है, तो डेफिनेटली बिज़नेस के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। और इसके परिणाम आप देख सकते हैं, चाइना से हमारा इंपोर्ट बहुत कम हुआ है, दो वी हैव इंक्रीज्ड ओवर एक्सपोर्ट्स इन रीसेंट टाइम्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिज़नेस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कोई भी कंट्री में बिज़नेस में अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होगी, डिफरेंट लाइसेंसेस बिज़नेस को जो लेने होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे बिज़नेस आराम से नहीं चल पाएगा। और वहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि क्या पॉलिटिकल करप्शन है, यानी वहाँ पर आपको बिज़नेस करने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सब मिलकर बिज़नेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं और बिज़नेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को अच्छी तरह आप समझ लेना, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट है हमारे बिज़नेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इन विच एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन compete और मे compete इन फ्यूचर। आपको किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति या बोलूँ तो दशा, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेट, एंड डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं दिशा। कोई भी कंट्री की आर्थिक दशा एवं दिशा, ये दोनों का नॉलेज होना बिजनेस को बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप अच्छी तरह पढ़ें। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए मैंने यहाँ लिखा है रेफर्स टू नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छी तरह आप मार्क कर लें, बुक में आपके ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट लाइन दैट इज़ रिटन इन योर बुक इज़ दैट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ मार्केट। इसका मीनिंग ये है किसी भी कंट्री का मार्केट साइज एवं मार्केट की स्ट्रेंथ ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ये दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ध्यान रखें।
नाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा व्हाट आर दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स और कंडीशन दैट अफेक्ट द बिजनेस। तो आपकी बुक में इसको 3 पार्ट में समझाया है। सबसे पहला है इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को प्रिफर किया जाता है। लाइक यूएसए, अमेरिका है, यूरोप है। मैनी कंट्रीज़ प्रिफर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में जो प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं या हम कहें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो एक तरह से फ्री मार्केट होता है। वहाँ पर आप एक फ्री मार्केट पसंद करते हो, दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर फ्रीली ऑपरेटेड। उस कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है, कोई गवर्नमेंट या स्टेट इंटरफेरेंस नहीं होता। ये कहलाता है कैपिटलिज्म। मोस्टली कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप को प्रीफर किया जाता है। एक फ्रीडम होती है दैट इंडिविजुअल कैन रन देयर बिजनेस व्हाट एवर प्रोडक्शन दे विश एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो इस तरह से कैपिटलिज्म जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। ग्लोबलाइजेशन भी एक तरह से इसी का ही पार्ट है। लाइक आप जानते हो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सभी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। दूसरा होता है सोशलिस्ट एनवायरनमेंट। मैनी कंट्रीज़ लाइक USSR जो पहले था, रशिया, चाइना, ये एक तरह से सोशलिस्ट एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टेट और यू कैन से गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स बहुत कंफर्टेबल नहीं होता बिजनेस करने के लिए, स्टेट ओनरशिप को पसंद किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम में हम देखते हैं कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है। मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को पसंद किया जाता है जो स्टेट ओन्ड या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है कहीं कहीं पब्लिक, कहीं कहीं प्राइवेट, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही बिजनेस को बढ़ावा देना। अब आप देख सकते हैं कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हमारे पास 2 रास्ते थे, आइदर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हमने क्या देखा, दोनों के अच्छी चीज़ों को लेने के लिए और इंडिया की कंडीशंस को देखते हुए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी पाथ को चुना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था कि हमने काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए, लाइक भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैनी अदर्स। आज भी आप देखते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। स्टिल मैनी थिंग्स इन गवर्नमेंट हैंड्स, बट आफ्टर 1990s when globalization took place in India, liberalization, privatization and globalization, ownership moved slowly from government hands to the private hands। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, एंड मैनी PSU स्टिल दे आर गोइंग इन दिस प्रोसेस एंड वेरी सून दे विल बी प्राइवेटाइज्ड। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, या कहूँ तो बढ़ चुका है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बोथ टाइप ऑफ business like public business and private business has been given freedom by the government। तो अब बात आती है गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल 4 तरह से होता है। पहला होता है रेगुलेटरी, यानी आप बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन बॉडी होती है लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी आपने सुना होगा। इसी तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट की रेगुलेशन बॉडीज़ होती है जो बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। दूसरा हो गया प्रमोशनल एक्टिविटी। प्रमोशनल का मतलब हो गया गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करती है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट प्रदान करती है जिसमें बिजनेस अच्छी तरह से हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, उनको इजी लोन देने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस को लीगलाइज्ड या परमिशन देने के लिए। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया जिसे हम बोलते हैं प्रमोशनरी एक्टिविटीज़। थर्ड हो गया एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। गवर्नमेंट खुद एक तरह से आगे आती है और एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत इजी लोन जैसे मुद्रा योजना एट्सेट्रा ये लेकर आती है ताकि लोग एंटरप्रेन्योर बने, जॉब प्रोवाइडर बने, नॉट जॉब सीकर। तो ये हो गई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। एंड फाइनल एक्टिविटीज़ प्लानिंग। गवर्नमेंट पूरी कंट्री के बिजनेस को देखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग का काम करती है। किस तरह से RBI काम करे और अन्य संस्थाएं काम करें,
कि एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा हो, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जिसे कहते हैं वो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो आप समझ चुके हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो सकता है। चारों बातें ध्यान रखें जो मैंने आपको अभी बताई। नाउ कम्स सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस। आप इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। आपने जीडीपी का नाम ज़रूर सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट्स, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसे आप सेंसेक्स कहते हैं ना, शेयर मार्केट। ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स तो नहीं, बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। These factors are very important and gives direction to the economy and determines the strength of the economy. Now the next point is economic policies. Already मैंने आपको कुछ policies बताई थी जब मैं political environment को discuss कर रहा था। कौन सी policies थी? सबसे पहले मैंने कहा था fiscal policy, then उसके बाद मैंने कहा था monetary policy, industrial policy, एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा। आप जो इंपोर्ट करते हैं ना उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है कोई भी गवर्नमेंट। अब वो अगर मान लीजिए कि इंपोर्ट पसंद नहीं कर रही है तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी। किसी बाहर की कंट्री से आपको चेक करना है, माल को नहीं आने देना है, आप उसको डिस्करेज करना चाहते हैं तो आपने ड्यूटीज़ या लेवीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, और अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने लेवीज़ को कम कर दिया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होती है और वो होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो फेमस रूट हैं, वन इज़ कॉल्ड FDI एंड वन इज़ कॉल्ड FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। आप भी इसके सभी पॉइंट्स ध्यान रखें। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में दिया हुआ है वहाँ से भी आ सकता है, एज वेल एज चैप्टर के अंदर से भी आ सकता है। तो आपको थॉरो स्टडी करना है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दोज आर सफिशिएंट, आप उनको अच्छी तरह ध्यान रखें। देन कम्स स्टूडेंट्स सोशल एनवायरनमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट है, आप स्टडी कर सकते हैं। आप खुद भी जानते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट में हम क्या स्टडी करेंगे। देखिए, कोई भी स्थान होता है ना, कोई भी प्लेस, कोई भी एरिया, या हम कहें कोई भी कंट्री, वहाँ के लोगों के अपने वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य, जिन्हें वो संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, जिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। दोज आर कॉल्ड वैल्यूज़। और वैल्यूज़ से हमारे बिलीफ डेवलप होते हैं, बिलीफ्स। एंड देन देर आर सम ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस मतलब परंपराएं, सम कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज, सम रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, और कल्चर, हमारा खान पान, हमारा वेशभूषा, ये सब कल्चर का हिस्सा है, हमारी बोली, है ना। तो ये सब आप अच्छी तरह समझते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हो, वन इज़ द लाइफ स्टाइल, वन इज़ द फैमिली स्ट्रक्चर एंड वन इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। देखिए, हमारी लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, हमारे खान पान में भी चेंज आए हैं, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई है। काफ़ी कुछ हम क्या कर रहे हैं, बाहर का पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब भी पसंद करने लग गए हैं, नूडल्स भी खाने लग गए हैं, और इसी तरह से हम मोबाइल भी यूज़ करने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं। और आज की डेट में मोबाइल एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुका है, हर व्यक्ति के पास इसकी रीच है। हम आजकल डाटा काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, आटा कम खा रहे हैं, समझ रहे हो। एज ए लाइट नोट मैंने आपको ये बात बताई कि आजकल आटा कम और डाटा ज़्यादा खा रहे हैं लोग। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट इज़ फैमिली स्ट्रक्चर। पहले क्या था, बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, है ना, जॉइंट फैमिली। अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ एंड उनके बच्चे, मतलब फैमिली साइज़ बहुत छोटा हो गया। तो ये चेंजेस भी हमें देखने में आए हैं। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका डेफिनेटली बिज़नेस के प्रोडक्ट पर और उनके काम करने पर असर पड़ता है। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। देखिए, इंडिया में ओनरशिप दो तरह की है। एक होती है ओनरशिप आपके एसेट्स की, लाइक आपके बिजनेस की, आपके घर की। ये ओनरशिप मोस्टली मैन के पास है। लेकिन जो डिसीजन लेना है ना, बाजार की क्या चीज़ें लानी है, होम ओनरशिप, वो वुमेन के पास है। इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट में क्या देखते हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो मैन का प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, उसमें वुमेन ज़रूर नज़र आएगी।
बिकॉज बाइंग डिसीजन जो होता है ना कि हस्बैंड के लिए क्या लाना है, बच्चों के लिए क्या लाना है, ये वुमेन लेके आती है। तो इंडिया में वुमेन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है मार्केट में। मेनली जो बाइंग डिसीजन होता है या इन्फ्लुएंस होता है खरीदने का, वो वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ध्यान रखती है, और कोई भी बिजनेस जब अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स, कोई कैंपेन चलाती है तो इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि वुमेन वाला फैक्टर ज़रूर देखा जाए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हैं कि वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड टुडे। आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी से चारों तरफ घिरे हुए हैं। आपके चारों तरफ टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देख सकते हैं, और आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है ये, है ना। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बहुत बदल दिया, हमारे कामकाज को बहुत बदल दिया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, WWW, इसने नए तौर तरीक़ों को जन्म दिया, और आप जानते हैं कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा चलन में है। और आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट, मैनी ई-टेलर्स आर नाउ इन द मार्केट एंड दे आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द मार्केट। सो यू कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को कितना चेंज कर दिया। सो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में आपको जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, देखिए मैंने सबसे ऊपर लिख रखी है, यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एक्ट्स एज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। थ्रेट मीन्स क्रिएट रिस्क फॉर द बिजनेस। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम कर सकता है। यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी अपना लेती है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, टेक्नोलॉजी के रूप में वीक है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी रिस्क है। रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, इन सब ने हमारे जो छोटे बिजनेसेस थे, जो तैयार नहीं थे टेक्नोलॉजी के लिए, उनको काफ़ी इम्पैक्ट किया, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क बनकर आया, थ्रेट्स बनकर आया। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, मैनी ऑफ द कंपनीज लाइक रिलायंस एट्सेट्रा, these organizations are quite technological friendly and very strong technological infrastructure. इसका मीनिंग ये है कि most of the organizations were not ready and prepared for this, but Reliance took this opportunity and grabbed all the opportunity with both hands and increased their revenue and assets and wealth of the company. So you can understand technology brings both opportunity and threats for the business. Now यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू का मीनिंग ये है कि नए इन्वेंशन होते हैं, और टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होती है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। एक टेक्नोलॉजी एक कंट्री में अगर मान लो इन्वेंट हुई है, तो वो दूसरी कंट्री में जाने के लिए अब उतना टाइम नहीं लगता है। टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न बहुत फास्ट है। नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो आपको अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ज़िंदा नहीं रह सकती, और उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अपनाने में। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बिज़नेस पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, और कोई भी बिज़नेस को अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करना पड़ता है एज़ पर द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एज़ पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, लीगल एनवायरनमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखें यहाँ पर पॉलिटिकल जब हमने डिस्कस किया था तो मैं लीगल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर चुका हूँ। गवर्नमेंट मेनली लीगल फ्रेमवर्क तैयार करती है और बिल्स लेके आती है, और बाद में वो लॉज बनते हैं। मैंने जिन लॉज को वहाँ पर बताया था वो लॉज यहाँ भी लिख रखे हैं। कंपनी एक्ट, GST, कॉम्पिटिशन लॉ, लेबर लॉ, मैनी अदर लॉज रेलिवेंट टू बिजनेस। सो गवर्नमेंट मेक्स रेलिवेंट लॉज एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस। तो लीगल एनवायरनमेंट भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट में चलते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट की तरफ। और एनवायरमेंटल कंपोनेंट कहने का अर्थ हमारा एक ग्रीन एनवायरनमेंट है। नाउडेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेरियस इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सम ऑफ देम आई हैव रिटन लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन एंड पॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में देखने में आता है because of the industrial development and rapid economic growth of many countries have created this problem, and therefore very stringent or you can say strict environment laws are nowadays imposed on the business
बिजनेस को आज की डेट में बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करना पड़ता है, तो बिजनेस को आज की डेट में एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट कंपोनेंट है जिसे आप ज़रूर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइएगा, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से हमारा अर्थ क्या है? डेमोग्राफिक को हम हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी, जनसंख्या के आंकड़े। सो इट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या की अपनी विशेषताएं होती है। लाइक इंडिया की डेमोग्राफी अलग है, चाइना की डेमोग्राफी अलग है। इंडिया की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है एंड चाइना की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। तो दोनों कंट्री का पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है। लेकिन पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक केवल एज से ही नहीं डिफाइन होती, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें आती है। हम लोग एक बहुत शॉर्ट एक्रोनिम याद रखते हैं, मैंने यहाँ पर उसको यूज़ किया है, आई केबल्स लाइक आईफोन होता है आपका, आईपैड होता है, उसी तरह का एक वर्ड बनाया हुआ है। आप आई केबल्स को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको सभी डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स आराम से याद हो जाएंगे। आई स्टैंड्स फॉर इनकम लेवल और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री में। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम या डिस्क्रेशनरी इनकम, जिसे आप एफ्लुएंट इनकम कहते हो, और वो उसको खर्च करते हैं अपनी मर्जी से, तो ये इनकम लेवल हो गया। देन कम्स सी स्टैंड्स फॉर कास्ट कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन। देन ए स्टैंड्स फॉर एज, देन बी स्टैंड्स फॉर बर्थ रेट, देन एल स्टैंड्स फॉर लिटरेसी, वहाँ पर लोग कितने साक्षर हैं, लोगों को लिखना पढ़ना आता है कि नहीं। देन नेक्स्ट ई इज़ एजुकेशन। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, एजुकेशन इज़ नॉट लिटरेसी। एजुकेशन इज़ द क्वालिफिकेशन लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टेड एंड डिफरेंट LLBs एट्सेट्रा। तो एजुकेशन का मतलब प्रोफेशन से भी है, आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी है और स्कूल सिस्टम से भी है। एंड ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार से है। एंड फाइनली एस स्टैंड्स फॉर सेक्स रेशियो और जेंडर रेशियो, मेल फीमेल के रेशियो से है। तो किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ पर ये सभी पढ़ने को मिलेंगे। आपकी बुक में डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए 4 पॉइंट बताए गए हैं और आपको क्या देखना है, इन चारों पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है। कोई भी बिजनेस डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आ रहे चेंजेस को बहुत ऑब्जर्व करती है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है या कहें तो मॉडिफाई करती है। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज़। किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबली काम करने के लिए एक मिनिमम पॉपुलेशन साइज चाहिए होता है जिसमें वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट्स को बना सके। पॉपुलेशन साइज को देखते हुए ना केवल करंट पॉपुलेशन बट फ्यूचर पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो ये तो था पॉपुलेशन साइज़। आप सभी जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और ये हमारी एक तरह से स्ट्रेंथ भी है, वर्ल्ड का सबसे बड़े मार्केट में आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी डेफिनेटली दे विल प्रीफर टू डू बिजनेस इन इंडिया एंड अपना बिजनेस सेटअप इंडिया में करना चाहेगी। अब सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये देखा जाता है कि ज्योग्राफिकली जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक रूरल अर्बन, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, क्या पॉपुलेशन में माइग्रेशन या शिफ्ट तो नहीं है। आप सभी देखते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो गाँव से हमारे लोग हैं वो माइग्रेट होकर शहरों की तरफ आए। काफ़ी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, यहाँ पर बिज़नेस सेटअप ज़्यादा है बिकॉज़ वहाँ पे इजी लेबर मिल जाता है, स्किल्ड लेबर मिल जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ चाहेगी वो वहाँ अपना बिज़नेस सेटअप करे, साथ ही साथ उनको रेडी मार्केट भी मिल जाता है, तो वहीं पर ही वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और वहीं पर ही उनको मार्केट भी मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, इस तरह से वो प्रॉफिटेबली बिजनेस कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट कीजिए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिटरमाइन करता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बिजनेस की लोकेशन की चॉइस कि वो अपना प्लांट कहाँ पे सेटअप करे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स का मतलब होता है एथनिक मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन, जातिगत सम्मिश्रण
किसी भी पॉपुलेशन में जो जातिगत मिश्रण होता है, लाइक रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी रिलीजन है, सभी रिलीजन यहाँ मिलेंगे। ऑल द 8 रिलीजन्स एग्जिस्ट इन इंडिया। तो हमारा जो एथनिक मिक्स है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। हमारी कंट्री में सभी तरह के लोग रहते हैं। तो प्रोडक्ट को बनाते समय बिजनेस को ये बात भी बहुत ध्यान रखनी होती है। इसीलिए कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ लेता है, मैन पावर जब लेता है तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेता है, सो दैट उनको ओवरऑल नॉलेज मिल सके पॉपुलेशन के बारे में और आइडियाज़ मिल सके कि किस तरह के प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर आएँ। तो बिज़नेस की मैन पावर और बिज़नेस के प्रोडक्ट दोनों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है एथनिक मिक्स। देन फाइनली एक और पॉइंट दिया हुआ है, वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से सीधा मीनिंग ये है कि एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर कितनी है, बिकॉज बिजनेस अपने प्राइसेस को डिटरमाइन करता है और उनके लिए आइदर क्रेडिट या हो सकता है इंस्टॉलमेंट, जो भी उनको स्कीम्स लानी है। डिमांड के लिए आप सभी जानते हैं कि डिमांड इज़ डिज़ायर सपोर्टेड बाई एबिलिटी टू परचेज द प्रोडक्ट। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। नाउ फाइनली ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन में सभी कंट्रीज़ के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आज की डेट में इंडिया में काम कर रही है। आप चाहे कोरियन कंपनीज़ को लें, हुंडई को लें, सैमसंग को लें, एलजी को लें, चाहे आप अमेरिकन कंपनीज़ को लें लाइक एप्पल कंपनी और वॉलमार्ट, जापान की लाइक टोयोटा है, निशान है। मैनी ऑफ द ऑटोमोबाइल मेकर्स आर नाउ रनिंग बिजनेस इन इंडिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में आज की डेट में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही टफ है, कॉम्पिटिटिव है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी फाइनली डिस्कस किया गया है और आने वाले चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन को और पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस टॉपिक तक और मैंने यहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट के सभी पॉइंट्स को आपको इलॉबरेट किया, समझाया। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।